बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं फर्स्ट ईयर के दूसरे चैप्टर का 7वां लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है। आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पहले भी दे दी है कि लाइट को या एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए दुनिया में दो कंसेप्ट जो है वो चलते रहे हैं। जो पुराना कंसेप्ट है उसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। उसके मुताबिक लाइट या एनर्जी इमिट होती है कंटिन्यूसली और ये वेव नेचर्ड होती है। उसके मुकाबले में एक मॉडर्न कंसेप्ट मौजूद है जिसे प्लांक्स ने सबसे पहले शुरू किया था। इसे कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक लाइट जो होती है या एनर्जी जो होती है ये इमिट या एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेट पैकेट ऑफ एनर्जी, और ये जो पैकेट ऑफ एनर्जी है इसे हम क्वांटम कहते हैं। और ये कंटिन्यूस नहीं होती बल्कि इसमें गैप्स मौजूद होते हैं, डिसकंटिन्यूस मैनर होता है इनके इमिट या एब्जॉर्ब होने का। अगर हम लाइट की बात कर रहे हों तो क्वांटम को हम फोटोन भी कहते हैं। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है ये बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स के गिर्द घूमती है। इससे मुराद ये है कि लाइट की डुअल नेचर होती है, कभी ये एज अ वेव बिहेव करती है, कभी ये एज अ पार्टिकल बिहेव करती है, और वो पैकेट ऑफ एनर्जी जो इमिट या एब्जॉर्ब होता है उसे हम फोटोन या क्वांटम कहते हैं। मैक्स प्लांक्स के मुताबिक ये जो फोटोन या क्वांटम की एनर्जी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी होती है, आपको पता है, किसी भी पॉइंट से पर यूनिट टाइम या पर सेकंड या पर मिनट जितनी वेव्स गुजरती हैं उस तादाद को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो किसी भी वेव की जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब आप इस प्रोपोर्शनल के निशान को इक्वल के निशान में बदलते हैं तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जिसे हम प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 6.625 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देखें, इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वेवलेंथ भी आप जानते हैं, दो सक्सेसिव क्रेस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। अगर किसी वेव का वेवलेंथ ज़्यादा हो तो उसकी एनर्जी कम होती है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये जो c है ये कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट। इसकी वैल्यू भी आप जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी जो है ना वो वैल्यू होती है। तो आप इसकी जगह पर इसकी वैल्यू लगा दें तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी E = hc/λ। अब ये जो वेवलेंथ है ये वेव नंबर के इनवर्स होता है। वेव नंबर होता है किसी यूनिट डिस्टेंस में या यूनिट रीजन में कितनी वेव्स आती हैं, मतलब 1 मीटर रीजन में कितनी वेव्स आती हैं, तो इसे कहते हैं वेव नंबर। ये फ्रीक्वेंसी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसके यानी वेवलेंथ के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वेव नंबर = 1/λ। तो आप लैम्डा की जगह इसकी वैल्यू लगा दें तो आपकी फाइनल इक्वेशन बनेगी E = hc वेव नंबर। वेव नंबर के ऊपर हम बार का निशान लगाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। फ्रीक्वेंसी और दोनों को न्यू कहते हैं, न्यू के ऊपर बार लगा देंगे आप तो ये बन जाएगा वेव नंबर। ये आपके सामने फोटोन की एनर्जी की सारी इक्वेशंस आ चुकी हैं जिनमें एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप मौजूद है, एनर्जी और वेव लेंथ का रिलेशनशिप मौजूद है, एनर्जी और वेव नंबर का रिलेशनशिप मौजूद है, और इनसे जो आप नतीजा निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस इक्वेशन के मुताबिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इस इक्वेशन के मुताबिक एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी। और ये जो तीसरी इक्वेशन है इसकी मदद से आप एनर्जी और वेव नंबर का रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। इसके मुताबिक अगर वेव नंबर ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इससे रेलिवेंट कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपकी किताब में दिए हुए हैं, मैं उधर जा रहा हूँ न्यूमेरिकल्स की तरफ। देखें जी, अगर आप कल न्यूमेरिकल देखें, एग्जांपल 7 है। इसका ए पार्ट है, a photon of light
with energy 10 to the power minus 19 is emitted by a source of light. Convert this light into wavelength, frequency, wave number of photon in terms of meter, hertz and per meter. ये जितनी इक्वेशंस यहाँ पर यूज़ होनी है ये सारी अभी जो मैंने मिटाई हैं वही हमने यूज़ करनी है। तो देखें जी ज़रा, एनर्जी फोटोन की दी गई है 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। इसे आपने फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, वेव लेंथ में कन्वर्ट करना है और वेव नंबर में कन्वर्ट करना है। पहले क्वेश्चन देखेंगे, E इज इक्वल टू एक्स न्यू, और अगर फ्रीक्वेंसी को एक साइड पे ले जाएं तो E ओवर एच आएगा। E की वैल्यू ये दी हुई है 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और इसका जो आंसर आपके सामने आएगा वो है 1.51 इंटू 10 टू द पावर 14 पर सेकेंड। ये जी फ्रीक्वेंसी आपके सामने निकल आई है। अब इसी से हम जो है वो निकाल देते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ की इक्वेशन भी आपने पढ़ी हुई है, C ओवर फ्रीक्वेंसी। C की वैल्यू होती 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय ये फ्रीक्वेंसी हमने अभी निकाल ली है 1.51 इंटू 10 टू द पावर 14, और आपका जो आंसर आएगा यह है जी 1.98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। ये वेवलेंथ हमने निकाल लिया है। अब आपने वेव नंबर निकालना है। वेव नंबर का रिलेशनशिप जो है वो आप इससे देख चुके हैं पहले भी। वेव नंबर जो है ये वेवलेंथ का इन्वर्स होता है, और वेवलेंथ की वैल्यू आपने ये निकाली है 1 ओवर 1.98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 5 पर मीटर। ले जी, ये इस न्यूमेरिकल का ए पार्ट जो है वो मैंने कर दिया आपको। इसका बी पार्ट देखें ज़रा। इसके बी पार्ट में वो कह रहा है कन्वर्ट दिस एनर्जी ऑफ फोटोन इनटू अर्ग्स एंड कैलकुलेट वेवलेंथ इन सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज एंड वेवलेंथ इन पर सेंटीमीटर। तो आपने सिर्फ एक काम करना है, ये जूल में जो एनर्जी दी गई है इससे आप पहले अर्ग्स में बदल लें। बाकी इसके काम करने का तरीकेका एग्जैक्टली वही है जो आपने पहले किया हुआ है। देखें जी, एक जूल जो होता है वो 10 टू द पावर 7 अर्ग्स के बराबर होता है। तो ये जो एनर्जी दी गई है यहाँ पर, इसे अर्ग्स में कन्वर्ट कर लें और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10 टू द पावर माइनस 12। मैंने इसे अर्ग्स में बदल दिया है। बाकी इसके काम करने का तरीकेकार वही है जो भी मैंने पहले किया थोड़ी देर पहले आपके सामने। इस इक्वेशन की मदद से आप एनर्जी को फ्रीक्वेंसी में बदलेंगे, इस इक्वेशन की मदद से आप फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में बदलेंगे, और इस इक्वेशन से आप वेवलेंथ को वेव नंबर में बदलेंगे। आपने सिर्फ इनके अंदर वैल्यूज लगानी है। लगाएं जनाब जरा इसके अंदर। ये एच है 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर इसी क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा मॉडिफाई भी करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एच आप दूसरी तरफ ले जाएं तो आपकी इक्वेशन बनेगी ई ओवर एच। तो ई हमारे पास ये है, अर्ग्स में 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाय 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो है 0.15 इंटू 10 टू द पावर 5। ये पहली वैल्यू आपकी हो गई है। अब ये जो आपने फ्रीक्वेंसी निकाली है उसे आपने इस इक्वेशन में लगाना है।
इसको ज़रा बदल लें, सी ओवर फ्रीक्वेंसी, सी में तो 3 इंटू 10⁻10 करेंगे आप, क्योंकि पहले ये थी मीटर पर सेकंड, अब ये है सेंटीमीटर पर सेकंड, तो थोड़ा सा यूनिट बदलेंगे आप और नीचे आप ये वैल्यू लगाएंगे 0.15 इंटू 10⁻5 और आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 1.98 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में अब आपका आंसर निकलेगा। और तीसरी इक्वेशन इसी का रिवर्स है, बस आपने 1/1.98 यही वैल्यू लगानी है यहाँ पर और आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 5 इंटू 10⁵5। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। ये आपका न्यूमेरिकल खत्म हो गया है। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है ना वो एक्सरेज के ऊपर आ रहा है, फिर उस पर बात करते हैं। एक्सरेज को एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट था रोइंटगन, उसने डिस्कवर किया था। उसने देखा था कि अगर हम किसी भी हाई एटॉमिक नंबर या हैवी मेटल के ऊपर कैथोड रेज को या इलेक्ट्रॉन को फायर करते हैं तो उससे बड़ी पेनिट्रेटिंग किस्म की रेडिएशन पैदा होती हैं, जिनको एक्स रेज का नाम दिया जाता है। ये रेडिएशन कैसे पैदा होती है, थोड़ा सा मैं आपको तस्वीर बना के समझा देता हूँ। देखें जरा, ये न्यूक्लियस है, ये इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स हैं। किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपको पता है इसके ऑर्बिट्स के अंदर पाए जाते हैं। अगर इस एटम के ऊपर आप इलेक्ट्रॉन फायर करें और किसी तरीके से आप इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो उसे नाबूद कर दें, बाहर निकाल दें, तो यहाँ पर एक खाली जगह या वैकेंसी पैदा हो रही है। इस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो हैवियर ऑर्बिट है उससे इलेक्ट्रॉन जंप लगाकर जाएगा यहाँ पर, और जब इलेक्ट्रॉन बड़े ऑर्बिट से या ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट से कम एनर्जी वाले ऑर्बिट की तरफ जाता है तो वो रेडिएशन खारिज करता है। इस वैकेंसी को फिल करने के लिए यहाँ से जंपिंग होगी, फिर रेडिएशन निकलेंगी। इस वैकेंसी को फिल करने के लिए यहाँ से जंपिंग होगी, फिर रेडिएशन निकलेंगी। ऐसे सीरीज ऑफ जो जंपिंग होती है, इसके नतीजे में ये जो रेडिएशन निकल रही हैं ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रेडिएशन होती हैं, जिन्हें कहा जाता है एक्स रेज। ये तो मैंने एक्स रेज की डिस्कवर कैसे हुई थी या इनको बनाया कैसे जाता है इस पर मैंने थोड़ी सी बात की है। असल जो टॉपिक है आपका वो है एक्स रेज को मोज़ले ने यूज़ किया था ये साबित करने के लिए कि एलिमेंट्स की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक मास पे नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। मोज़ले ने क्या किया, उसने डिफरेंट मेटल्स ली, उनको एज ए टारगेट मटेरियल लिया और उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन फायर किए। इसकी वजह से उसने एक्स रेज पैदा की। उसने देखा कि जैसे जैसे एटम हैवियर होता जाता है, यानी उसका जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ता जाता है, तो जो एक्स रेज पैदा होती हैं वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जब किसी न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होगा तो उसके इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना आसान नहीं होगा। अगर आप निकाल लेते हैं तो उससे बड़ी तेज़ी से जंपिंग होगी न्यूक्लियस की तरफ, उसकी वजह से बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की रेडिएशन पैदा होंगी जिन्हें एक्स रेज कहा जाता है। बेसिकली मोज़ले ने यह प्रूव किया है कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, मैथ नंबर पे डिपेंड नहीं करते। तो इससे जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ है वो ये हुआ कि पुराना पीरियोडिक लॉ जो है ना वो चला आ रहा था, जो मेंडेलीव ने पेश किया था। मेंडेलीव के पीरियोडिक लॉ के मुताबिक एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैथ नंबर पे या एटॉमिक मैथ पे डिपेंड करती हैं, और इस वजह से उसने एक पीरियोडिक टेबल भी डेवलप किया था, लेकिन उस पीरियोडिक टेबल पर बहुत से ऑब्जेक्शंस मौजूद थे। 1913 में मोज़ले ने ये एक्सपेरिमेंट करके साबित किया कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पे नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। तो फिर जो पीरियोडिक टेबल था, इसी को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। इससे फिर पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर की बेस पर जो है वो तरतीब दिया गया, और जितने एतराज़ात मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल पर थे वो सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो गए। और जो इक्वेशन इसने डिराइव की थी मोज़ले ने, वो इक्वेशन ये थी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड एक्स रेज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है z के, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड एक्स रेज का जो अंडर रूट है
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के। इसे जब आप प्रोपोर्शनल की निशान में बदलते हैं तो आपको दो कांस्टेंट लगाने पड़ते हैं, एक ए और एक बी, और ये जो दोनों कांस्टेंट हैं ये स्पेसिफिक होते हैं हर एलिमेंट के, हर मेटल के, जो भी मेटल आप एक्सरे फॉर्मेशन में ले रहे हैं। बहरहाल ये इसका खुलासा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड एक्सरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आप चेंज करते हैं तो जो एक्सरेज पैदा होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। अगर हम एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं तो इमिटेड एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है, यानी वो स्ट्रांग होती जाती है। इसी से बना था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मैं उसकी डेफिनेशन भी बोल देता हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, और जो मौजूदा पीरियोडिक टेबल आपकी किताबों में दिया जाता है ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बेस पर है, यानी एटॉमिक नंबर की तरतीब से है, ये मैथ नंबर की तरतीब पर नहीं है। तो ये बहुत बड़ी एक डिस्कवरी थी जो मोज़ले ने की थी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरेज फॉर्मेशन। एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी की बेस पर उसने ये जज करके बताया था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं, मैथ नंबर पर डिपेंड नहीं करती। ये आपका आज का लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वांटम नंबर्स पर बात करेंगे। थैंक यू।